चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने उसमें बताया था कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा का मिश्रित ग्रंथि। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये जो आपका ना ग्रंथि से संबंधित दूसरा वीडियो है, तो पहला वीडियो बहिःस्रावी ग्रंथि में मैं लीवर और उससे संबंधित जो भी बातें थी पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोगों के शरीर के अंदर ही पाया जाता है। जैसे बहिःस्रावी ग्रंथि भी शरीर के अंदर ही पाई जाती है, तो ये भी होता है। बशर्ते उसमें क्या था, बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या था कि वहां से एंजाइम निकलता था, उसके बहने के लिए नली की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ये ब्लड के संपर्क में रहता है, जिसके कारण से इसके लिए ड्यूट मतलब नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को बॉडी में ये समझ लेते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन ग्रंथि आते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग के मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये भी हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है, तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। तो हम लोगों को हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में जानना है। और उसके बाद दिमाग में, ठीक है, और बीच में देखी जाए, शंकर जी का आंख देखे ना, तीसरा का बीच में, तो बीच में भी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि। क्या होता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। ठीक, पीनियल ग्रंथि के नीचे एक और ग्रंथि होती है जिसको पित्युतरी ग्रंथि, पित्युतरी ग्रंथि चाहे पीयूष ग्रंथि कही जाती है। देखो, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि आप पढ़े ना कि पित्युतरी ग्रंथि होती है, लेकिन यहाँ देखिएगा, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। लेकिन हम लोग एग्जाम में करते क्या है कि ऑप्शन जब पीनियल नहीं होता है तो पित्युतरी मारकर चले आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद गले में दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। वो होता है थायराइड, ये ऊपर होता है, और ठीक उसके नीचे पाराथायराइड भी ग्रंथियां होती है। और छाती में देखेंगे तो छाती में भी एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यदि नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ पर अमाशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अग्न्याशय। लेकिन अग्न्याशय के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे, क्योंकि अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथियां है, मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्न्याशय के बारे में ठीक इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि 3 तरह की ग्रंथियां होती है, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित होती है। तो हम लोग मिश्रित पर अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। तो अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है ना, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। उसके बाद किडनी के ऊपर जो ऊपर रचनाएं पाई जाती है उसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद जनन ग्रंथि, तो आप जानते ही है, जनन ग्रंथि पुरुष और महिलाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इतने ग्रंथि के बारे में आपको इसमें जानना है। ठीक है ना। हार्ड नहीं, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बशर्ते आप समझते चलिए। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या पाए जाते हैं, क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ये ब्लड के संपर्क में होते हैं, इसी कारण से इसमें नली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सबसे पहला हम लोग जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से नर्वस हार्मोन निकलते हैं, मतलब ये पूरे दिमाग को नर्वस कर देता है। बताया, देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन नामक चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं ब्रेन जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैं बता चुका हूँ। ब्रेन चैप्टर अभी तक आप नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि वो देख लेंगे ना ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को पूरी तरह से क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। ठीक है ना। देखो, आदमी जब किसी आता है ना तो किसी का नहीं सुनता, अपने बाप का भी नहीं सुनता, कहता है चुप रहिए एकदम। तो ये पूरा डिस्टर्ब उसको कौन कर देता है, हाइपोथैलेमस। यानी सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल में कौन रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। हाइपोथैलेमस सभी ग्रंथियों को अपने कंट्रोल में रखने का काम करता है। ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन, नर्वस हार्मोन। यह पूरी मतलब यह पूरे शरीर पर भारी पड़ जाता है। शरीर के अंदर जो भी ग्रंथियां होती है उस सबको डिस्टर्ब करता है कौन, हाइपोथैलेमस। यानी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल में रखने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आदमी पेट पाक के चक्कर में, मतलब लड़का लड़की के चक्कर में ज्यादा पड़ता है, हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस के बारे में मैं ब्रेन नामक चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है ना। दूसरा का जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। क्या होती है, पीनियल ग्रंथि। देख सकते हैं, दिमाग के तीसरा आंख इसको बोल सकते हैं। ये बहुत छोटी ग्रंथि होती है। इससे जो है ना 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है देखो, मेलाटोनिन से क्या होता है, मेलाटोनिन से हार्मोन, और दूसरा होता है सेरोटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन। अब यहाँ पर 2 चीज हम लोग देखेंगे, यानी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन सा, देखो, मेटाटोनिज, क्या होता है, मेटाटोनिन हार्मोन, और दूसरा का होता है सेरोटोनिन हार्मोन। देखिए, अभी जो मेटाटोनिन हार्मोन होता है ना, ये रंग को क्या करता है, काला बना देता है। बहुत सारा आदमी काला होता है ना, काला होने के उसके पीछे का रीजन होता है कि उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है ना, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बने रहते हैं। एक और देखिएगा, रात के समय आपका जो त्वचा है
वो थोड़ा सा काले काले रंग का हो जाता है, मतलब ये काले रंग का होता है। तो रात के समय आपका शरीर थोड़ा काला पड़ जाता है, उसके पीछे का रीजन होता है मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ये उत्तेजित होता है रात के समय, ठीक है ना। तो आपका जो त्वचा है वो काला कब रात के समय दिखाई देता है, किसके कारण से, तो मेलाटोनिन के कारण से आपका काला दिखाई देता है। अब जो दूसरा का हार्मोन होता है सेरोटो, क्या होता है, देखो सेरोटो हार्मोन्स होता है, ठीक है ना, सेरोटोनिन हार्मोन। ये क्या करता है कि ये हमें नींद लाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग को बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर हमें नींद कैसे आती है, किन कारणों से नींद आती है, अपने आप नींद आती है नहीं, नींद आने के पीछे भी रीजन है, उसके पीछे का रीजन है ये सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, ये क्या होता है, उत्तेजित होता है रात के समय, बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है। जब सेरोटोनिन हार्मोन आपके शरीर में उत्तेजित हो जाएगा तो आपको नींद आने लगेगा। फिल्म देखते देखते कई लोग क्या होता है, सो जाता है, फिल्म देखते देखते क्या होता है, उसके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन उत्तेजित होता है। तो हमें नींद क्यों आती है, तो हमें नींद सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से आती है। देखो छोटे बच्चे में सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बनल रहता है, जिसके कारण से उसे नींद बहुत मात्रा में आती है ना, खराटा लेता है, जब चाहेगा तबे सो जाता है। तो में थपड़िया दीजिएगा ना कि बाबू मत सूत जाओ, वो क्या होता है, नींद लेने लगता है, खराटा लेने लगता है। लेकिन इसका भी एक खासियत होता है, ये बच्चों में जो होता है ना बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर देखी जाए सक्रिय, तो जो पीनियल ग्रंथि होता है बच्चों में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, उसको ठोकिएगा ना तो इसका पीनियल ग्रंथि बोलता है कि सूझ जा, तो सो जाता है बच्चा लोग। आ कोनो सियान लेके ठोकिएगा कि सूझ जा, तो उठ के 2-4 चमड़ा घींच के मार देगा वो। तो सियान में खीस होता है ना, उसको ठोकिएगा सो जा तो तुहरे के ठोक देगा धोके। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है ना, पीनियल जो ग्लैंड होता है, इसमें 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। क्या होता है, देखो मेलाटोनिन हार्मोन और दूसरा सेरोटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन। तो रंग काला किसके कारण से होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। आदमियों को बहुत ज्यादा नींद क्यों आती है, तो नींद आने के पीछे का रीजन होता है सेरोटोनिन हार्मोन उत्तेजित होता है। ये जितना जल्दी उत्तेजित होगा उतना जल्दी आपको नींद लगेगा। रात के समय सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ना बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, इसी कारण से नींद लगने लगती है। देखो बहुत मात्रा में सोना भी बहुत जरूरी है, बहुत मात्रा का मतलब 24 घंटा मत सोइए, कम से कम मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोना जरूरी है। अगर ज्यादा मात्रा में आप नहीं सोएंगे ना, मतलब जितना लिमिट है नहीं सोएंगे, तो बहुत तरह का बीमारी आपके शरीर में हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो सोना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। बच्चों में ये जो पिनियल ग्लैंड होता है बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हैं, जिसके कारण से बच्चे बहुत ज्यादा सोने का काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा ग्रंथि, अब तीसरा का आते हैं। अब तीसरा का जो है ना, वो जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं पित्यूतरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे, पित्यूतरी ग्लैंड बोलेंगे। देखो पित्यूतरी ग्लैंड में क्या होता है कि इसको हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है पित्यूतरी ग्लैंड, इसको हम लोग समझते हैं, ये मेन चीजें हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है। बोला भी जाता है कि हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी, मतलब वो उसको बोलते हैं पित्यूतरी ग्रंथि। यानी हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कंट्रोल करता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। जैसे इसके बारे में जानिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का हिंदी में नाम होता है पीयूष ग्रंथि। ये मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। देखिएगा, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं रहता, तो हम लोग मार्क आते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, ये ब्रेन का बेस होता है, ये पूरे बॉडी को, मतलब पूरे ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इसी कारण से इसको मास्टर ग्रंथि कहता है। किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, तो सभी ग्रंथियों का बाप है, लेकिन ग्रंथियों का दादा कौन कहलाता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को अपने बस में नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये बाप कहलाएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस सबको क्षति पहुंचाता है, सबको अपने कब्जे में रखता है। इसी कारण से हाइपोथैलेमस सारे ग्रंथि का दादा कहलाता है, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस का भी बाप कौन कहलाता है, दिमाग कहलाता है, क्योंकि दिमाग है तो सबको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग ब्रेन का बेस कह सकते हैं, बेस या तल कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। और साथ में अगर देखी जाए, पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार जो होता है ना 0.6 ग्राम मीटर का होता है, मतलब 0.6 ग्राम का, बड़ी छोटा होता है, ठीक है ना। यानी मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि भी इसे कहते हैं। अब बॉडी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसके कारण से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा का नाम हो गया मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन करते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि। अब देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि से 4-5 तरह के हार्मोन निकलते हैं, यह बहुत बड़का चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। सबसे पहला हार्मोन निकलता है TSH हार्मोन। देखो TSH, इसका फुल फॉर्म होगा थायराइड। देखो यहाँ पर फोकस करेगा,
इसका फुल फॉर्म होगा थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन। क्या होता है? स्टिम्युलेटेड हार्मोन। यानी देखो इसको बोलते हैं TSH हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन? तो पहला हार्मोन होता है TSH, इसको मतलब इसका फुल फॉर्म बोलेंगे थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन्स कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो होता है थायरॉक्सिन बनाने का काम करता है। देखो थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग TSH हार्मोन कहते हैं, यानी इसको कह सकते हैं TSH यानी थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन्स। ये क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने का काम करता है। थायराइड के अंदर थायरॉक्सिन पाया जाता है। तो थायराइड में थायरॉक्सिन बनाने का हार्मोन कौन करता है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। यानी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने की बात आएगी तो वो कौन, मतलब उसको कौन बनाएगा? तो उसको बनाता है TSH, मतलब थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन बनाने का काम करता है। और दूसरा का बाद थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित कौन करता है? ये जो थायराइड ग्रंथि आगे जो है, इसके बाद हम लोग जानेंगे थायराइड को। तो थायराइड को उत्तेजित कौन करता है? तो थायराइड को उत्तेजित करने का काम यही करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो ना सारे ग्रंथियों पर हावी पड़ता है। फोकस करिएगा। तो जो थायराइड ग्रंथि होता है, मतलब जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, उसके अंदर जो हार्मोन पाया जाता है TSH, ये जो है ना, ये थायरॉक्सिन भी बनाता है और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित भी करता है ताकि तुम उत्तेजित होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन बना। तो हम लोग आगे जानेंगे थायरॉक्सिन के बारे में, ठीक है ना। तो TSH ये पहला हार्मोन हो गया। इसका फुल फॉर्म थायराइड, क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन कहते हैं। ये थायरॉक्सिन बनेगा। थायरॉक्सिन मतलब थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और थायराइड ग्लैंड को, इस ग्लैंड को क्या करेगा? उत्तेजित करता है। अब देखो दूसरा का जो हार्मोन निकलता है वो है STH। क्या है? STH। इसको हम बोलेंगे सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो है ये बहुत बड़का चीज हो गया आपका। ये हमारे शरीर में अहम भूमिका निभाता है। ये क्या होता है? STH, जिसको बोलेंगे सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। सेमेटोट्रोपिक हार्मोन ये जो है ना हमारे वृद्धि पर, हमारी हाइट पर, हमारी लंबाई पर, हमारी चौड़ाई पर नियंत्रण करता है। अगर देखी जाए हमारी हाइट को पूछेगा नियंत्रण कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमेटोट्रोपिक ग्लैंड। सेमेटोट्रोपिक ग्रंथि ये हमारे वृद्धि को कंट्रोल करता है। देखो अगर सेमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, है किसी हार्मोन की कमी की वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं जैसा आखिर मनुष्य का हाइट क्यों नहीं बढ़ता है। मतलब कुछ मनुष्य बौना रह जाते हैं, कुछ मनुष्य छोटा रह जाते हैं। अरे ससुरी कहीं के वो छोटा होने के पीछे का रीजन क्या होता है? वो सेमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी हो जाती है। इन हार्मोनों में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण से लोग कैसे रहता है? बौना रह जाता है। तो फोकस करिएगा, हम लोग बात करें कि मनुष्य की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है आजकल। इसके पीछे का रीजन सबसे पहले तो हम लोग हार्मोन लेंगे जिसका नाम है STH यानी सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। जब इस हार्मोन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है, चाहे इसकी कमी हो जाती है मनुष्य के अंदर, तो ये सेमेटोट्रोपिक हार्मोन कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि बनाता है। देखिएगा इसी से ये हार्मोन निकलता है सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। जब इसमें गड़बड़ी होगी, चाहे जब ये उत्तेजित ही नहीं होगा या ये काम करना बंद कर देता है, तो मनुष्य में हाइट बढ़ना बंद हो जाता है जिसके कारण से वो बौना हो जाता है, जिसको नथुरा गाँव में कहा जाता है बौना, ठीक है ना। देखो तो हाइट नहीं बढ़ने के पीछे का पहला रीजन क्या होगा? STH सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। और दूसरा का हम लोग रीजन देख सकते हैं पोषक तत्वों में कमी। पोषक तत्व मतलब खान पान में कमी। आजकल के लोग क्या करते हैं? पिज्जा बर्गर ये सब खाने पर ध्यान देने हैं। हमें देखो ऐसा खाना खाने चाहिए जिससे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिले बहुत ज्यादा। मतलब देखो प्रोटीन, हम लोग जो गाँव वाले लोग हैं ना वो ज्यादातर दूधे पर आश्रित रहते हैं, दूध से प्रोटीन मिलेगा नहीं। देखो सोयाबीन हो गया, मीट मांस मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब चीजें हमें खानी चाहिए। हरा साग सब्जी खानी चाहिए जिससे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिले। तो पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, इसके कारण से हम लोग की हाइट नहीं बढ़ पाती है, अच्छा खाना नहीं खा पाते। और तीसरा रीजन है, पहला हाइट बढ़ने का रीजन मैंने नहीं बढ़ने का रीजन बताया हार्मोन में गड़बड़ी। वो हार्मोन होता है STH सेमेटोट्रोपिक हार्मोन में जब गड़बड़ी हो जाएगी तो हाइट नहीं बढ़ेगी। पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्व जब अच्छा खाना नहीं खाएंगे, प्रोटीन वाला भरपूर खाना नहीं खाएंगे, तब हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। और तीसरा का बढ़ता तनाव, जब हमारे शरीर के अंदर तनाव बढ़ने लगता है ना, एकदम टेंशन बढ़ने लगता है, तो आदमी के अंदर जो STH हार्मोन होता है ये उत्तेजित नहीं होता है टेंशन की वजह से, जिसके कारण से उनका हाइट नहीं बढ़ता है। और चौथा पॉइंट देखते हैं हार्मोन्स में गड़बड़ी। तो आपको बताएंगे रोगों के कारण, जब शरीर में आपका 50 को 100 को मारे खाने रोग होंगे ना, तो याद रखिएगा आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो हाइट ना बढ़ने के पीछे का रीजन 4 हो गया। पहला हार्मोन में गड़बड़ी, वो कौन सा हार्मोन? तो STH सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। जब इनमें गड़बड़ी हो जाएगी, जब ये उत्तेजित नहीं होगा, तब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और दूसरा का टेंशन तनाव, तीसरा का पोषक तत्वों में कमी, और चौथा
चौथा बहुत सारा रोग होगा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अब भाई हाइट बढ़ कैसे सकती है, बस इसका 2 से 3 मैं कारण बताऊंगा हाइट बढ़ने के लिए, समझ लीजिएगा। देखो हाइट बढ़ने के लिए आप एकदम संतुलित भोजन खाइए, प्रोटीन वाला भोजन खाइए, जैसे मीट मांस मछली अंडा खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, रोज सुबह शाम क्या करिए आप एक्सरसाइज करिए, विटामिन डी का भी यूज करिए। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरण से प्राप्त होता है, धूप से। अब कई लोग क्या करता है, खा पी कर तंदुरुस्त रहता है, घर में धूप में नहीं निकलता है, कहता है सबकी एसी में रहेंगे, ओ माय गॉड हमको धूप लग जाएगा, हम धूप में बाहर नहीं जाएंगे। अरे बकलोलवा कहीं के धूप में नहीं जाएगा तो तुमको विटामिन डी नहीं मिलेगा, अब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा। तो आज लड़का लड़की बहुत ज्यादा सुकुआर हो गया, जिसके कारण से बौना बनते जा रहा, घर में रहेगा। विटामिन डी सूर्य की किरण भी आपको पढ़ना जरूरी है भाई। अब जो खा रहे हैं वो जो एनर्जियां बढ़ रही है वो बाहर निकलेंगे, जब तक उसका यूज नहीं करेंगे तब तक हमारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। संतुलित भोजन खाइए, ठीक है ना, एकदम आहार जिससे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिले, जैसे सोयाबीन, देखते हैं सोयाबीन का सब्जी बनाइए, दाल सब्जी भात खाइए, बाहरी चीज़ों को नकारिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना बाहरी चीज़ें, ठीक है ना, नहीं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। उसके बाद और भी देख सकते हैं विटामिन डी की मात्रा में धूप से मिलती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे विटामिन डी आपको प्राप्त हो, और एक्सरसाइज करिए। तो संतुलित भोजन, विटामिन डी, एक्सरसाइज, ये 3 काम करिए आप लगातार 1 से 2 साल, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हालांकि देखिए हाइट बढ़ने का रीजन माँ बाप पर डिपेंड करते हैं कि माँ बाप का यदि हाइट बड़ा होगा तो समझिए कि बेटा बेटी का भी हाइट लंबा होता है, और वो छोटे होंगे तो बेटा बेटी का भी हाइट छोटा होता है। लेकिन फिर भी हाइट बढ़ाने के लिए 3 काम करिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो शरीर जो होता है ना ये लचीलापन खोजता है, इसको जितना फिट रखेंगे ना, जितना इससे काम लेंगे ना, उतना ये यहाँ की जो हड्डियाँ जो ग्रंथियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित होती है। तो संतुलित भोजन करिए, विटामिन डी प्राप्त करिए और एक्सरसाइज करिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो हाइट किन कारणों से हमारी नहीं बढ़ती भी समझ गए, और कैसे बढ़ाना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एसटीएच के कारण से हमारी वृद्धि रुक जाती है, मतलब जब इसमें कमी होगी तो हमारी वृद्धि, हाइट नहीं बढ़ती है। अब देखो तीसरा का जो हार्मोन होता है वो एलटीएच हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं लेक्टोगेनिक हार्मोन या लेक्टिगोनिक हार्मोन, ये इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। ये माँ के मतलब कि औरत के अंदर, महिला के अंदर दूध उत्तेजित करने का काम करता है। मतलब मैं बता चुका हूँ छाती का दूध कैसे बनता है, तो उसमें दूध बनाने के लिए संवेदना पहुंचाने का काम करता है कौन, लेक्टोगेनिक हार्मोन, जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे दिमाग को संवेदना पहुंचाता है कि दूध बनाओ तो दूध आती है, यानी दूध बनाने का काम कौन करता है, लेक्टोगेनिक हार्मोन, जिसको एलटीएच कहते हैं। इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चौथा जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो अब क्या होता है कि जो माँ का दूध होता है वो क्या होता है, छाती में आकर स्टोर रहता है, ठीक है ना। अब छाती में आकर स्टोर रहता है तो अपने आप दूध नहीं निकलेगा, जैसे गाय भैंस का देखिएगा जब दुहिएगा ना तो बहुत टाइट होता है, ठीक है ना। तो उसके दूध निकालने के लिए क्या करता है, सब सुई आता है ना, सुई मार देता है। बछड़ा मर गया गाय भैंस का तो ये गति नहीं दुहाता है तो सुई लेके मार देता है सब। सुइया में जो दवाइया होता है ना उसका नाम जानते क्या होता है, उसका ऑक्सीटोसिन होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, सरकार तो कई बार इस पर रोक लगा चुकी है। ये खाने की वजह से आपका हाइट तरह तरह की बीमारी पनपता है, लेकिन गर्जियन नहीं समझता। दूहने से मतलब है ना, उसको सुई दे के दुहिए, चाहे उसको पीट पाट के दुहिए, चाहे उसको मंटर चाहे साधु संत फुकवा के दुहिए, लेकिन दुहिए के छोड़ता है सब। तो हम लोग क्या करते हैं, गाय भैंस को सुई ठोक देते हैं। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का स्राव करने लगता है, दूध अपने आप आने लगता है। तो माँ के अंदर एक जो होता है ना औरत, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण से दूध जब बच्चे मुंह लगाता है छाती में तो अपने आप दूध आने लगता है। क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर दांत उतनी होता है ना, उतना उसके अंदर ताकत भी नहीं होता है कि चूस सके दूध। इसी कारण जब मुंह लगाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तेजित होता है, जिसके कारण से दूध का स्राव होने लगता है। और पांचवा देख सकते हैं, पांचवा जो हार्मोन होता है वो होता है वैसोप्रेशर हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या होता है, पेशाब की सांद्रता बढ़ा देता है। जब वैसोप्रेशर हार्मोन आपके शरीर में बढ़ता है तो पेशाब गाढ़े टाइप का होता है, आपके पेशाब में जलन होने लगता है। तो इसका भी नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये जो पित्योतरी ग्रंथि है ये हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो ये पित्योतरी ग्रंथि समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब हम लोग और ग्रंथि देखते हैं, जैसे थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं चौथा ग्रंथि। अभी तक हम लोग 3 ग्रंथि पढ़ चुके हैं। अभी ये चौथा ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अभी तक 3 ग्रंथि हम लोग कौन कौन सा, हाइपोथैलेमस, पेनियल और पित्योतरी ग्रंथि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे थैलेमस, उसके बाद पैराथैलेमस। मतलब देखिए चौथा जो ग्रंथि है वो है थाइलेमस ग्रंथि, इसको हिंदी में ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये थाइलेमस ग्रंथि क्या है, तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन है, बाह्यस्रावी, बहिःस्रावी ग्रंथि, वो यकृत होता है। आपको यकृत में पढ़ा चुका हूं जब बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ा जाता है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यही होती है थायराइड ग्रंथि होती है। ये क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। ये थायराइड ग्रंथि होता है ये बीपी को कंट्रोल करता है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है।
मैंने आपको यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि जब पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने का काम करता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि किसको, थायराइड को उत्तेजित करने का काम करता है। तो वही बात है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, देखो ये जो होता है थायराइड ग्रंथि, इसमें पदार्थ कम से कम होता है तो टायरोसिन और आयोडीन होता है, टायरोसिन और आयोडीन। आयोडीन का तो नाम आप सुने होंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा। देखो अब हम लोग देखते हैं थायराइड से कौन कौन सा बीमारी होता है। पहला ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर रोग जिसको हम लोग घेगा चाहे गलगंड बीमारी कहते हैं। घेग निकल जाता है यहाँ पर, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। आप नमक वमक लेते होंगे ना तो देखिए वहाँ पर लिखल रहता है कि आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन का मतलब क्या होगा, ये जब कम हो जाएगा ना आपके थायराइड में तो आपको बीमारी होगा जिसको हम लोग ग्वाइटर यानी घेगा या गलगंड बीमारी कहते हैं। और दूसरा का आयोडीन की कमी से छोटे बच्चों में जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म बीमारी होती है, क्रिटिनिज्म डिजीज होती है। तो अगर छोटे बच्चे में आयोडीन की कमी हो रही है तो उनमें क्रिटिनिज्म बीमारी होगी, लेकिन अगर बड़े बच्चे उसमें आयोडीन की कमी है तो उनमें आयोडीन की कमी से घेगा रोग होगा, ग्वाइटर जिसको गलगंड कहते हैं। तो इस आयोडीन की कमी से कौन कौन सा रोग होगा तो आपका कौन सा, ग्वाइटर रोग। और दूसरा का बच्चे में, छोटे बच्चों में होता है क्रिटिनिज्म बीमारी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि थायराइड में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में आयोडीन पाए जाते हैं और उसके बाद पाए जाते हैं टायरोसिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये चौथी ग्रंथि है। अब हम लोग पांचवा ग्रंथि देखते हैं। ये चौथा हुआ थायराइड, इसके ठीक नीचे होता है पाराथायराइड ग्रंथि। देखो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा था तो पाराथायरॉक्सिन ग्रंथि से पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। देखो ये होता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि के नीचे ठीक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पाराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। देखो पाराथायराइड ग्रंथि को हम लोग पारा और टू के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है, यानी पीयूष जो ग्रंथि है सब ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लेकिन पाराथायराइड ग्रंथि इस ग्रंथि को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी कारण से पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए जब पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथियों का बाप है, लेकिन क्योंकि बाप इसलिए है ना, दादा वो नहीं कहलाएगा, बाप इसलिए क्योंकि पाराथायराइड ग्रंथि पर उसका चाल बस नहीं चलता है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो एक नंबर बताए थे, इसका सब जो ना सबको अपने कब्जे में रखता है, सब पर यह नियंत्रण रखता है। इसी कारण से सारे ग्रंथियों का बाप है कौन कहलाएगा, पिट्यूटरी। दादा कौन कहलाएगा, हाइपोथैलेमस। अब परदादा कौन कहलाएगा, ब्रेन कहलाएगा, ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि पाराथायराइड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद देखेंगे तो पाराथायराइड से पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पाराथायराइड से कौन सा, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस की ज्यादा मात्रा होती है। तो ये रहा पाराथायराइड। अब देखते हैं छठा है थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ होता है, वक्ष गुहा छाती में फेफड़ा के बीच होता है, यानी ये हमारे छाती में कौन सा ग्रंथि पाए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि कहते हैं। ये थाइमस ग्रंथि हमारे छाती में होता है। देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइट की मात्रा होती है। प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट ये हमें सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा देता है। होता है देखो ये लिम्फोसाइट क्या होता है, छोटा बच्चा बहुत सारा मिट्टी उट्टी उठाकर भी खा लेता है सब, तो उससे रक्षा छोटे बच्चे को कौन करता है, लिम्फोसाइट। 15 वर्ष तक लिम्फोसाइट ये जो थाइमस ग्रंथि होता है जागृत रहता है, 15 वर्ष के बाद मर जाता है, ठीक है ना। तो 15 वर्ष का क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रोटीन का मतलब भोजन हमें देता है, भाई भोजन है, और उसका लिम्फोसाइट। देखो तो अगर छोटे बच्चे जो होता है ना उनमें भूख जल्दी नहीं लगता है, उसके पीछे का रीजन होता है कि छोटे बच्चे में थाइमस ग्रंथि बहुत ज्यादा मात्रा में मरते हैं। अब भाई थाइमस ग्रंथि है तो खुद उसको प्रोटीन देता है, जिसके कारण से उसे भूख ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन बड़े बच्चों में जो होता है ना ये थाइमस ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से देखिए एकदम भराल चलते हैं, कितनों खाइएगा ना असर नहीं पड़ेगा। तो थाइमस ग्रंथि हमें प्रोटीन, इसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइट पाई जाती है। ये 15 वर्ष तक जीवित रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो 15 वर्ष के बाद तक बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। तो पांचवा समझ में थाइमस ग्रंथि। अब हम लोग सातवां, ये छठा था। अब सातवां जो ग्रंथि है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका नाम है एड्रीनल इसको ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, देखो बताए थे किडनी के जब उत्सर्जन चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, एक्सक्रेशन, उस समय बताया था किडनी के ऊपर जो एक संरचना पाई जाती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं, मतलब एड्रीनल कहते हैं, ठीक है ना। तो एड्रीनल ग्रंथि की जो आकार देखेंगे तो 4S चाहे 3F के आकार का होता है। तो पूछता भी है 4S किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, एड्रीनल को। 3F किसे कहते हैं, एड्रीनल को कहते हैं। तो देखो यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन हमेशा आपातकालीन इमरजेंसी में निकलता है। जब आदमी क्रोध होता है ना, गुस्सा में आता है ना, तभी जाकर निकलता है। जब गुस्सा में ही निकलेगा ना तो उसका मार के मुँह फोड़िएगा, ठंडा जाएगा। मतलब ये जो हार्मोन होता है आपको लड़ने के लिए और भागने के लिए उत्तेजित करता है। जब ये उत्तेजित होगा ना हार्मोन,
एड्रीनेलिन हार्मोन जब उत्तेजित होगा तो ये आपको गुस्सा दिला देगा, साफ मन तो करेगा कि मार के मुंह फोड़ दे। और जब ये ठंडा हो जाएगा, ये जब मतलब ये आप में नहीं ज्यादा उत्तेजित होगा, तब आप ठंडा हो जाएगा तो भाई मार के आप भागना चाहेंगे वहां पर, ठीक है ना। ये बीपी को बढ़ा देता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है ना, जो एड्रीनल होता है, ये हमारे बीपी को हाई कर देता है, जिसके कारण से हम लोग गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने पर हमें क्या कौन सा हार्मोन आता है? एड्रीनेलिन हार्मोन आता है। एड्रीनेलिन हार्मोन कौन बनाता है? तो एड्रीनल बनाता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि बनाता है, ठीक है ना। तो ये किसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन पाया जाता है। ये इमरजेंसी आपातकाल में क्या होता है, ये हार्मोन बनता है। और ये फाइट और फ्लाइट मतलब गुस्सा दिलाने का, लड़ने और भागने का हमें बताता है, क्योंकि बीपी हाई होगा तो भाई एड्रीनेलिन हार्मोन बनेगा, आई आपको गुस्सा दिलाकर 2-4 बार पिटवा देगा, उसके बाद भागने के लिए बोलेगा, नहीं तो रुकिएगा तो पिटा जाइएगा आप भी। तो इसको हम लोग फाइट या फ्लाइट भी कहते हैं, यानी लड़ो और उड़ो ग्रंथि भी इसको कही जाती है। ये बीपी को तेज करता है। तो ये ग्रंथि रहा आपका एड्रीनल ग्रंथि। अब हम लोग 8वां और अंतिम ग्रंथि देखते हैं, जिसका नाम है जनन ग्रंथि। इसको हम लोग बोलते हैं गोनाड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखो, गोनाड ग्लैंड क्या होता है? जनन ग्रंथि है। जनन ग्रंथि का मतलब जो संतान में वृद्धि करता है, ठीक है ना। जैसे पुरुष और महिला दोनों क्या करते हैं, जब सेक्स करते हैं तो भाई ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। इनमें जनन ग्रंथि पाई जाती है। देखो, तो जनन ग्रंथि पहले हम लोग समझते हैं, जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? जनन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। जनन ग्रंथि से जनन हार्मोन निकलता है, जो संतान की उत्पत्ति करता है। ये जनन हार्मोन जो होता है ना, एस्टेरॉइड का बने होते हैं। देखो, जितने भी ग्रंथि होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये जो जनन हार्मोन होते हैं ना, ये जो होते हैं ना, जो जनन ग्रंथियां होती है, ये एस्टेरॉइड के बने होती है। याद रखिएगा, सारे ग्रंथि प्रोटीन के, लेकिन जनन हार्मोन चाहे जनन ग्रंथियां एस्टेरॉइड के बने होते हैं। अब देखो, ये जनन ग्रंथियां दो लोगों में पाई जाती है, एक पुरुष में, एक महिला में, मतलब मेल में और फीमेल में। तो हम लोग बात करते हैं मेल का। देखो, जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था और दोनों को मिलाकर फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, तो उस समय मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी थी। उस समय इसकी पूरी जानकारी आपको दिया था। हालांकि इसमें उतना चर्चा नहीं करना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेल के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, जो गोलका होता है ना वो, ठीक है ना, जिसको हम लोग ब्रिसन के नाम से जानते हैं। तो मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, और उसी टेस्टिस से उस टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजित होता है, जिसके कारण से लड़का लड़की को देखकर पीक पाक करने लगता है, ध्यान भटकने लगता है और कहेगा कि वाह बहुत सुंदर है। तो लड़का को ज्यादा तो लड़की की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजित होता है। जब ये उत्तेजित होगा तो आपके मतलब जो होता है ना, आपके जो पेनिस होता है उससे स्पर्म निकलना हो जाएगा। जब लड़का किसी लड़की से सेक्स करता है तो उसके दौरान लड़के से स्पर्म निकलता है, इसको शुक्राणु बोलते हैं। लेकिन लड़की में क्या होता है? ओवम निकलता है, ओवरी से ओवम निकलता है। तो मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यही स्पर्म निकालने का काम करता है, लड़का को पेक पक करवाता है। अब फीमेल की बात करते हैं तो ओवरी, फीमेल में क्या होता है? 2 ओवरी पाए जाते हैं, एक इधर एक इधर। जैसे मेल में क्या होता है? 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, 2 गो, तो वैसे ही फीमेल में 2 गो ओवरी पाए जाते हैं, एक साइड में। ओवरी से ओवम बनता है, ठीक है ना। जब कोई लड़का किसी लड़की के संग सेक्स करता है तो लड़के से स्पर्म और लड़की के ओवरी से ओवम निकलता है, दोनों मिलेगा तभी जाकर जाइगोट बनता है, बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो फीमेल में ओवरी होता है, ठीक है, 2 ओवरी होता है। इस ओवरी में 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा का होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और तीसरा का होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। देखिए, जब एस्ट्रोजन हार्मोन उत्तेजित होता है, ये 12 वर्ष के बाद ज्यादा मात्रा में उत्तेजित होने लगता है, ठीक है ना। 12 वर्ष बाल्यावस्था पार, किशोरावस्था जब पार करेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब गर्ल्स में, महिलाओं में उत्तेजित होता है तो भाई उनमें एमसी आना, छाती का बढ़ना, छाती में उभार आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो ये बच्चे के भ्रूण का विकास करता है। प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। तो भ्रूण में जो बच्चा होता है उसको सुरक्षा देने का काम करता है। और जिस औरत में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनती उसका बच्चा मर ही जाता है, उसी में सड़ जाएगा, गल जाएगा, नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने के कारण से बच्चा सुरक्षित नहीं रहता है, मर जाता है। जो तीसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये बहुत ज्यादा काम धाम करने की वजह से रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उनके क्या होता है? योनि के बीच उभार लाता है, जिससे बच्चे जन्म लेने में सहूलियत होती है, यानी कमर को फैलाने का काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये भी बता दिया था कि जो लड़की का पीछे वाला पार्ट होता है बाहर क्यों निकल जाता है, तो उसके रीजन भी होता है रिलैक्सिन हार्मोन होता है, और सेक्स भी होता है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा आपको, छोड़िए।
तो रिलैक्सिन हार्मोन समझ में आ गई। ये रिलैक्सिन हार्मोन काम धाम करने से ज्यादा बनती है। जो लड़कियां काम धाम ज्यादा नहीं करती है उसमें कम रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, और जिसके कारण से उसे ऑपरेशन का सजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही नौटंकी करती है। सब देखो, ऑपरेशन करने से क्या होता है कि भाई आप 6 महीने साल भर के लिए क्षतिग्रस्त हो गए, ज्यादा लोड नहीं उठा सकते हैं, तो काम धाम कर लो यार, बकलोलिया कहीं के। काम धाम कर लेगी ना तो तुम्हें रिलैक्सिन हार्मोन बन जाएगा, बच्चा जन्म देते समय तुमको कोनो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहेगी सब यहाँ आके कि नहीं हम अपने घर पर राजकुमारी थे अपने मम्मी का, हम काम धाम करेंगे। नहीं करेंगे तो ले भुगत, जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा तब तुमको मालूम चलेगा कि हाँ भाई क्या होता है। रिलैक्सिन हार्मोन गर्ल्स में ज्यादा काम धाम करने की वजह से बनता है। इसलिए जब आपकी वाइफ आएंगी ना तो याद देखिए, उनको बोलिए कि आप काम धाम ज्यादा करो। काम धाम मतलब भारी भारी काम नहीं, बैठने नहीं देना ज्यादातर, क्योंकि बैठेंगे तो रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, बच्चे जन्म देते समय उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और चुड़ैलिया सब मरियो जाएगी सब। ये चलते रिलैक्सिन हार्मोन बनाने के लिए काम धाम ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जनन ग्रंथि। अब देखो मैंने आपको सारी ग्रंथियां बता दिया, ठीक है ना। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस समझा दिया, पीनियल ग्रंथि समझा दिया, पिट्यूटरी ग्रंथि समझा दिया, थायराइड ग्रंथि समझा दिया, पैराथायराइड ग्रंथि समझा दिया, थाइमस ग्रंथि समझा दिया। उसके बाद अग्न्याशय। तो ये अग्न्याशय जो है ना ये मिश्रित ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, इसके आगे वाला वीडियो में अग्न्याशय के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि आपको समझा दिया, जनन ग्रंथि भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें वृषण या अंडाशय आता है, वृषण पुरुष के लिए और अंडाशय महिला के लिए होता है। तो ये जो ग्रंथि का चैप्टर अंतः ग्रंथि जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि था, इसको मैंने पूरी विस्तार से क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिश्रित ग्रंथि को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।